Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो आज हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन के बारे में डिटेल में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आज का टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन मीन्स द पोर्शन ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन purchase of goods and services at the given level of income is known as consumption function. सबसे पहले हमें पढ़ना है कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। तो कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है? कंजम्पशन फंक्शन का मतलब ही होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो स्टूडेंट्स, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट मीन्स कि गिवन लेवल ऑफ इनकम से आप कितने गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद पा रहे हैं, वो कहलाता है आपका कंजम्पशन फंक्शन। ओके, सो वी कैन से दैट कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड द लेवल ऑफ इनकम। ये फंक्शनल रिलेशनशिप होती है बिटवीन कंजम्पशन एंड द नेशनल इनकम। ये जो वाई है ये आपकी नेशनल इनकम है। कंजम्पशन फंक्शन है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है। कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड द नेशनल इनकम। तो ये आपका पोर्शन ऑफ इनकम होता है जो कि स्पेंड होता है ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक शेड्यूल ड्रॉ कर दिया है। इस शेड्यूल में मैं इनकम और कंजम्पशन के लेवल्स को शो कर रही हूँ। तो जो आपकी इनकम है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, और जो आपका कंजम्पशन लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है। दैट इज 40, 120, 200, 280, 360, 440। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने शेड्यूल भी ड्रॉ कर दिया और डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया। तो डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मैंने इनकम को शो किया है और वाई एक्सिस में कंजम्पशन को। फिर जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपको इस तरीके से कंजम्पशन कर्व मिलेगा जो कि स्टार्ट होता है नॉट फ्रॉम द ओरिजिन बट फ्रॉम द वाई एक्सिस। कंजम्पशन कर्व आपका स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से, पॉइंट सी से लेकर के सी आपका है कंजम्पशन कर्व, और आपका जो इनकम का कर्व है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट इज अ 45 डिग्री लाइन। ये मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। तो ये हो गया आपका कंजम्पशन और इनकम का कर्व। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि पहला पॉइंट है आपका कि जो कंजम्पशन कर्व है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम पॉइंट सी rather than starting from origin, क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा। There will be some amount of consumption even at the 0 level of income. Therefore, the consumption curve starts from C point on the y axis. Okay, जो आपकी 0 इनकम पे कंजम्पशन हो रहा है that is known as C bar, that is autonomous consumption. यही मैं आपको बताना चाहती थी कि आपका जो 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन हो रहा है that is known as autonomous consumption. इसको हम C bar से डिनोट करते हैं because this consumption is done by the help of past savings and borrowings and not from the present income level. Okay, so this is known as your autonomous consumption. क्योंकि इनकम अगर 0 है तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगा ही। तो यहाँ पर ये आपका सी बार से मैंने शो कर दिया। कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो ये आपका स्टूडेंट्स ओरिजिन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहला पॉइंट है आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो कंजम्पशन कर्व इट स्टार्ट्स फ्रॉम C point on the y axis rather than starting from the origin. ये तो मैंने आपको बता ही दिया, इसके पीछे का रीजन और लॉजिक भी। इसके बाद सेकंड है स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व। तो स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज एज द इनकम राइजेस द कंजम्पशन लेवल ऑल्सो इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। तो कंजम्पशन इनकम के बढ़ने से बढ़ने लगती है, तो इस वजह से ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो जाएगा पॉजिटिव। एंड इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हेन there is a low level of income, when the income is at its lower level, then consumption is more than income. At this point, this is known as dis-saving. इसको हम लोग बोलते हैं dis-saving. Dis-saving means the consumption is more than income. Okay, so this portion is known as dis-saving.
So till point E. Then after point E, we can say that this portion, this is known as your saving, because after this point the income is greater than consumption. So यहाँ पे लिखा है income is less than consumption. So यहाँ पे income आपकी less than consumption है और यहाँ पे आपकी income जो है वो more than consumption है E point के बाद यहाँ पर. तो जो आपका consumption है वो भी increase करेगा with the increase in income, but does not increase as faster as your income increase. मतलब consumption income के साथ increase तो होगी लेकिन उतनी फास्टली इंक्रीज नहीं होगी, उस रेट से इंक्रीज नहीं होगी जिस रेट से इनकम इंक्रीज हो रही है. मतलब इनकम ज्यादा रेट से इंक्रीज होगी तो इनकम आपकी ग्रेटर हो जाएगी देन द इंक्रीज इन कंजम्पशन. नेक्स्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट. तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका पॉइंट ई है. द पॉइंट ई इज योर ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम. सो हियर इट इज क्लियर दैट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम. सो एट पॉइंट ई कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम. After point E, it represents the positive saving. This is known as saving and this is known as dis saving, this area. So I hope ये आपको clear हो गया होगा students ये diagram और ये important points कुछ. Propensity to consume. Consumption function means propensity to consume. It is of two types. That is average propensity to consume and marginal propensity to consume. तो ये आपका हो जाएगा APC और ये आपका हो जाएगा MPC. सो दिस इज योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड दिस इज योर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो यहाँ पे हम यही पढ़ेंगे. सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स द रेशियो ऑफ कंजम्पशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ इनकम. सो APC इज इक्वल्स टू C by Y. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमने गिवन लेवल ऑफ इनकम से कितना कंजम्पशन किया उसका रेशियो. सो रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम इज नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मीन्स रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन टोटल इनकम. द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द चेंज इन टोटल इनकम, दैट इज नोन एज योर marginal propensity to consume. So this is average propensity to consume and this is marginal propensity to consume. तो जैसे आपने पर्टिकुलर कोई लेवल ऑफ इनकम दिया गया उसमें आप जो भी कंजम्पशन कर रहे हैं जितने भी यूनिट्स का वो आपकी कहलाती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और यहाँ पर आपका कितना कंजम्पशन में चेंज हुआ, जैसे कि पिछले लेवल पे आप कुछ कंजम्पशन कर रहे थे फिर नेक्स्ट लेवल पे आपका कंजम्पशन चेंज हुआ तो पहले से इस वाले लेवल पर जो प्रेजेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन है उसमें कितना चेंज आया वो और इनकम में कितना चेंज आया वो दोनों का जब हम रेशियो लेते हैं तो हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का पता चलता है. तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपके APC और MPC को मेंशन कर दिया. इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने यहाँ बोर्ड पे मेंशन कर दिए जिसको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी. द फर्स्ट इज APC इज ग्रेटर देन 1. APC, तो APC कैन बी ग्रेटर देन 1, APC कैन बी इक्वल टू 1 एंड APC कैन बी लेस देन 1. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि रेशियो होता है कंजम्पशन का और इनकम का. तो जब व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, when consumption is more than income the APC is greater than 1, and when consumption is equal to income then APC is equals to 1. When consumption is less than income then APC is less than 1. So this is simply, ये बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है और जो कि आपके क्लियर हो गए हैं यहाँ से. The APC decreases with increase in income. तो APC आपको डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन इनकम. ऐसा इसलिए बिकॉज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन केप्ट ऑन डिक्रीजिंग, दैट्स व्हाई APC डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम. नेक्स्ट इज APC कैन नेवर बी जीरो. APC आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता. ऐसा इसलिए बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, देयरफॉर APC कैन नेवर बी जीरो. यहाँ पे आपका सिंपल सा पॉइंट है कि ये C by Y होता है. तो जैसे आपका कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता तो आपका APC भी कभी जीरो नहीं होगा. तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट इज योर MPC, दैट इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. फर्स्ट इज MPC इज बिटवीन 0 एंड 1. So the value of MPC it varies between 0 and 1. तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है. एंड सेकेंड इज MPC ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच. सेकेंड पॉइंट इज कि जो MPC ऑफ पुअर होता है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ रिच. बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पुअर पीपल होते हैं वो अपनी मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इनकम जो है वो कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं. जैसे जैसे आपकी सक्सेसिव इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन एंड लार्ज पार्ट इज यूज्ड फॉर सेविंग. तो यहाँ पे आपकी MPC जो है वो डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन इनकम. तो MPC जो है वो आपका चेंज दिखाता है और
एपीसी आपका सिर्फ रेशियो दिखाता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज योर सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन मीन्स प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट मीन्स द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, कि गिवन लेवल ऑफ इनकम पे हाउस होल्ड कितना सेव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर सेविंग फंक्शन। तो इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, saving function is a functional relationship between saving and the corresponding level of income. Income is your national income। यहाँ पे आप ये assume करके चलिए कि ये जो income मैं यहाँ पे mention करी हूँ ये आपकी national income है, because हम लोग economy as a whole पढ़ रहे हैं। तो ये आपका saving function functional relationship को show करता है। So जो आपका propensity to save है ये आपके different levels of saving दिखाता है at the different levels of income। जैसे कि ये आपकी saving है और ये आपकी income है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपका कंजम्पशन और इनकम और सेविंग तीनों को शेड्यूल में शो कर दिया है। तो जो आपका प्रोपेंसिटी टू सेव होता है ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेविंग्स शो करता है एट द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, कि कितने इनकम के लेवल पे कितनी कितनी आपकी सेविंग है वो ये शो करता है। तो इनकम आपकी है 0, 100, 200, 300, 400, 500। सो इनकम आपकी धीरे धीरे 0 से इंक्रीज हो रही है और कंजम्पशन भी आपका इंक्रीज हो रहा है 40, 120, 200, 280, 360 और सेविंग भी आपकी इंक्रीज हो रही है। पहले -40 थी, फिर -20। तो पहले आपकी सेविंग नेगेटिव है, उसके बाद 0 सेविंग्स है और उसके बाद आपकी इनकम, उसके बाद आपकी सेविंग पॉजिटिव हो गई है इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ। तो सेविंग और इनकम के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम इसका एक मैं आपको डायग्राम में शो करना चाहती हूँ कि ये आपका कंजम्पशन कर्व है, ये आपका इनकम कर्व है। इनकम वाला आपकी 45 डिग्री लाइन है और जो कंजम्पशन है ये आपका सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो सी आपका कंजम्पशन कर्व है। सो अब इसी से अगर हमें डिराइव करना हो सेविंग फंक्शन, इसी से हमें सेविंग फंक्शन डिराइव करना हो तो हम कैसे करेंगे, ई पॉइंट पर दोनों के दोनों मीट कर रहे हैं, दैट इज इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एट ई पॉइंट, इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। सो यहाँ से आप अगर इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले रही हूँ बिकॉज यहाँ पे दिस सेविंग्स है, तो यहाँ से अगर हम इसे ड्राइंग करें सो दिस वे, तो ये आपका सेविंग फंक्शन हो जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपकी नेगेटिव सेविंग्स है, दिस पोर्शन इज योर नेगेटिव सेविंग्स। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने सेविंग मेंशन किया है तो ये आपकी नेगेटिव सेविंग्स है बिकॉज ये ओरिजिन के नीचे है नेगेटिव पॉइंट पर, ये आपकी नेगेटिव सेविंग है विच इज नोन एज डिस सेविंग। ये आपकी डिस सेविंग है स्टूडेंट्स, ये आपका ई पॉइंट है, एट दिस पॉइंट सेविंग इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका इस पॉइंट पर आपकी सेविंग्स नेगेटिव है क्योंकि ये ओरिजिन के नीचे लाई कर रहा है। ये मैंने ऊपर से ज्वाइन किया है, ई कर्व से नीचे की तरफ में ज्वाइन करा है। तो यहाँ पे आपकी डिस सेविंग्स है और यहाँ पे आपका सेविंग एट द 0 लेवल है और यहाँ पे आपकी पॉजिटिव सेविंग्स है, दिस इज नोन एज योर सेविंग, दिस पोर्शन इज योर सेविंग और यहाँ पे सेविंग आपकी 0 है। सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस, सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस एंड इट इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व because there is a positive relation between income and the savings. As the income increases, the saving also increases. So that's why there is a positive relation between income and savings. Negative savings is known as dis savings and this is your positive savings. At your break even point, this is your break even point where income is equals to consumption, here E, and here at the break even point saving is equals to 0. यहाँ पे आप दूसरा पॉइंट ले लीजिए, वहाँ पे E था तो यहाँ पे पॉइंट R ले लीजिए। तो आप कह सकते हैं द सेविंग कर्व इट पासेस द एक्स एक्सिस at point R, it crosses the x axis, so at point R, and this is the point of break even point, and here saving is equals to 0. After the break even point, that is your R, the savings become positive, and before the break even point the saving is negative. तो इसके बाद सेविंग आपकी पॉजिटिव हो जा रही है। तो ये डायग्राम में मैंने आपको पूरा सेविंग फंक्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट्स। नाउ प्रोपेंसिटी to save. Now propensity to save can be divided into two types, that is average propensity to save and marginal propensity to save. अब हम लोग पढ़ेंगे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के। सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज द रेशियो ऑफ सेविंग and the level of income, ratio of saving to the corresponding level of income, and MPS is equals to change in saving. It is the ratio of change in saving to the change in income, that is known as MPS, ratio of saving to the change in total income. So this is your APS and this is your MPS. So average propensity to save आपका दिखाता है रेशियो बिटवीन सेविंग और इनकम के बीच में क्या रेशियो है दोनों का, रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, और यहाँ पे रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द
change in level of income. So APS can never be 1 or more than 1 because saving can never be equal to income or more than income. क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो आप करेंगे ही. That's why APS can never be 1 or more than 1. Second is APS can be 0. APS can be 0 because saving can be 0. That's why APS can be 0. And APS can be negative or can be less than 1. यहाँ पे आपकी जो इनकम है वो लोअर है ब्रेक इवन पॉइंट से. ब्रेक इवन पॉइंट से जब आपकी इनकम लोअर होती है तब आपकी सेविंग जो है वो नेगेटिव हो सकती है या फिर लेस देन 1 हो सकती है. तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं एपीएस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम. सो द प्रपोर्शन ऑफ इनकम सेव्ड इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज सेविंग इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन इनकम, देयरफॉर एपीएस आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इनकम. एंड नेक्स्ट इज एमपीएस. एमपीएस की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है. दैट इज चेंज इन सेविंग्स जो है आपका विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम. इट कैन नेवर बी लेस देन 0 और मोर देन 1. जो एमपीएस है आपका वो लेस देन 0 और मोर देन 1 नहीं हो सकता बिकॉज चेंज इन सेविंग्स जो है वो आपका लेस देन 0 नहीं होगा और मोर देन 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है सेविंग में. तो ये आपका हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा. y इज इक्वल्स टू c प्लस एस. वी ऑल नो दैट y इज इक्वल्स टू c प्लस एस. दैट इज नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू 1 पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड एंड 1 पार्ट ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड. सो दिस इज कंजम्पशन प्लस सेविंग. सो अब हम इसको दोनों सबको डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय y. What do we get? 1 and this is your APC and this is your APS. So हमें क्या मिलेगा? 1 is equals to APC plus average propensity to consume plus average propensity to save is equals to 1. Similarly, change in income is equals to change in consumption plus change in savings divided by income on both the sides. MPC प्लस MPS. यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने कुछ भी नहीं किया है. y इज इक्वल्स टू c प्लस एस होता है तो हमने दोनों साइड्स में y से डिवाइड कर दिया इनकम से. सो हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल्स टू APC प्लस APS क्योंकि ये APC का फॉर्मूला होता है और ये APS का फॉर्मूला होता है. दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. यहाँ पे हमने डेल्टा y लिया, डेल्टा C और डेल्टा S के बराबर होगा. यहाँ पे हमने इनकम से दोनों साइड डिवाइड किया चेंज इन इनकम से एक्चुअली. तो हमारे को मिल गया 1 इज इक्वल्स टू MPC प्लस MPS. तो ये जो है सम होता है MPC और MPS का. सो ये स्टूडेंट्स हमें दो इक्वेशन मिल गई विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वाई? बिकॉज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि APC प्लस APS इज इक्वल्स टू 1 एंड MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1. ये आपकी कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है. दैट इज C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY. दैट इज C आपका कंजम्पशन है, C बार आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन है प्लस B आपका MPC है और Y आपकी इनकम है. इसी तरीके से ये सेविंग की इक्वेशन है. लेकिन सेविंग की इक्वेशन आपकी कैसे आई? y इज इक्वल्स टू c प्लस एस. सो s इज इक्वल्स टू y माइनस c. सो s इज इक्वल्स टू y माइनस c की जगह पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए c बार प्लस by. तो सेविंग इज इक्वल्स टू y माइनस c बार माइनस by. तो आपको मिल जाएगा माइनस c बार 1 माइनस b. तो ये आपको मिल जाएगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व कर दिया है कि y इज इक्वल्स टू c प्लस एस होता है. अगर आपको एक इक्वेशन पता है तो आप दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको आप s इज इक्वल्स टू y माइनस c लिख सकते हैं. आप s की y c की जगह पे हमने कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, दैट इज c बार प्लस by. सो ये आपको मिल जाएगा. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके की सेविंग की इक्वेशन मिल जाएगी. ये सेविंग की इक्वेशन है, ये है आपकी सेविंग. जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो आपकी नेगेटिव सेविंग होती है दैट इज जो नेगेटिव सेविंग्स है. ये 1 माइनस b दैट इज 1 माइनस MPC विच इज इक्वल टू MPS एंड दिस इज योर इनकम. सो आपको इससे इक्वेशन पूरी की पूरी मिल गई है. तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आपको कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन पता है तो उससे आप सेविंग फंक्शन की इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं. ये डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको दोनों के इक्वेशन पता होनी चाहिए. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर सेविंग फंक्शन. स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बारे में. एंड consumption function is propensity to consume, that is average propensity to consume and marginal propensity to consume. Similarly, saving function is propensity to save, which can be divided into average propensity to save and marginal propensity to save. And उसके बाद हमने consumption function और saving function की equation पढ़ ली क्या होती है. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. आई होप आपको मेरे लेक्चर अच्छा लगा होगा. अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get updates whenever I upload a new lecture. And for more information in flowcharts you can visit my Instagram page जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया.
So thank you class and keep learning.